तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का है, उसके कुछ बेसिक्स और 5 क्वेश्चंस के बारे में। इसमें ज़्यादा बेसिक्स है नहीं, केवल 2 बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और बाकी जो छोटे मोटे बेसिक्स हैं वो आपको क्वेश्चन करते वक्त समझ में आ जाएंगे। तो जो 2 पहले वाले बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ है आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उठाना। तो आपको ये याद रखना है कि एक कोई सीधी चीज है सपोज, और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? नीचे से ऊपर की ओर बनेगा आपका। थोड़ा टेढ़ा हो गया, 1 मिनट। नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, अभी भी सीधा नहीं हो पाया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट मानना बच्चों। तो यहाँ ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ बनता है। और दूसरी चीज जो है आपकी, वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जैसे एक ये सीधी चीज है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक तरीके से डल हो जाना या झुक जाना। तो इससे समझ लेना आप कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऊपर से नीचे की ओर बनता है, यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका यहाँ पर बनता है। इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो ऐसे करके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है। तो ये सपोज आपका ट्राइंगल है, तो क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो होता है ये इसके बराबर ही होता है। यानी ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इनको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं आपको। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज ये एक सीधी बिल्डिंग है और आप यहाँ पर खड़े हो, और इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कोई पक्षी बैठा है, तो आप नीचे से इस पक्षी को देख रहे हो यहाँ पर, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप नीचे होगे और ऊपर किसी चीज को देख रहे होगे। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? सपोज ये सीधी एक बिल्डिंग खड़ी है, इसके ऊपर आप हो यहाँ पर, और नीचे रोड पर चलती हुई किसी कार को आप देख रहे हो, तो यानी तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा। बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से जो ये एंगल होगा वो इसी के बराबर होगा। तो बच्चों, यही 2 बेसिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। एक बार फाइनल बारी रिमाइंड कर देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर बनता है जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे होते हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर बनता है, यानी जब आप ऊपर होते हो और नीचे वाली किसी चीज को देख रहे होते हो। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपकी केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री। तो बच्चों देखो क्या बोलता है, ये कहता है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप को क्लाइंब कर रहा है, और रोप जो है वो एक वर्टिकल पोल के टॉप से टाइटली स्ट्रेच करके एक ग्राउंड के पॉइंट पर बांध दी गई है। तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, और अगर ग्राउंड के साथ ये जो रोप का एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, तो बच्चों इसमें देखो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक तो देखो पोल है, तो पोल तो सीधा ही खड़ा होगा, पोल तो कभी टेढ़ा खड़ा होगा नहीं, तो यानी, और इसमें फिगर आपको पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपका जो ए बी है वो आपका पोल हो जाएगा बच्चों। ये पोल का टॉप है, यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड के एक पॉइंट पर, यानी ग्राउंड का पॉइंट सी है और पोल का टॉप ए है, तो यहाँ से रस्सी बंधी हुई है सी पॉइंट तक। अच्छा, रस्सी की लेंथ कितनी है? 20 मीटर, और रस्सी ऐसे झोल वोल के साथ नहीं बंधी हुई है, बिल्कुल एकदम खींच के बिल्कुल स्ट्रेट बांधी हुई है। ठीक है, और रस्सी के साथ और ये जो ग्राउंड का एंगल बन रहा है ना, ये आपका 30 डिग्री है। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है, यानी हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी फाइंड आउट करना है, तो उसको ऊपर ले लेंगे, और जो चीज़ हमें दी हुई है, यानी हमें क्या दिया हुआ है? ए सी दिया हुआ है, तो उसको नीचे ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चों? हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस होता है। ये हम पहले भी 8th चैप्टर में कर चुके हैं।
तो अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ 8 चैप्टर की वीडियोस को देख लेना। पहले इस चैप्टर को करने से पहले 8 चैप्टर करना बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर 8 चैप्टर्स का ही आगे का मतलब वर्जन है। तो बच्चों ठीक है, अब 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाता है, और ये जो थीटा है यानी 30 डिग्री, इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। अब जो बच गया वो तो आपका बेस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसको ऊपर ले लिया, और ए सी मुझे दिया हुआ था तो मैंने उसको नीचे ले लिया। यानी मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूस मुझे दिया हुआ है। अब हम जानते हैं वही अपना फॉर्मूला, सोना चांदी तोलो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, चेन्नई सुपर किंग्स। उस हिसाब से पी अपॉन में एच क्या होता है बच्चों आपका, पी अपॉन में एच आपका होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर पी अपॉन में एच है, और इस फॉर्मूले से हमें पता लगा कि पी अपॉन में एच किसका रेशो होता है, साइन का रेशो होता है। ये वाला एस आपके साइन को रिप्रेजेंट करता था, तो यानी ये आपके साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो हम यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू आपकी 20 है, ए सी की वैल्यू आपकी 20 है, तो ए सी की जगह 20 लिख दो। पी अपॉन में एच अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला इजिकल्स टू इधर आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/2 होती है। 1 मिनट में आपको टेबल से भी दिखाता हूं। तो बच्चों यहाँ आप टेबल में भी देख सकते हो कि ये देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यानी हम साइन 30 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर आपका 1/2 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना, सीधा बोलो कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो यानी ए बी को अकेला करना है। तो ये 20 या डिवाइड में इधर आएगा इजिकल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए बी ही रह जाएगा, ये आपका इजिकल्स टू, ये 1/2, 20 डिवाइड में था, अब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे 20 आ जाएगा, और नीचे 2 ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। फिर आप क्या करोगे, 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी आपके ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर। और ए बी क्या था, हमारा पोल था या पोल की हाइट थी। तो देयरफॉर हमसे और वही निकालने को बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई आपके, 20 मीटर हो गई। तो देखो सॉरी 10 मीटर हो गई, 10 आया ना ए बी, तो 10 मीटर हो गई आपकी हाइट बच्चों। तो गलती से सॉरी 20 लिख दिया था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल और सरल था, देख लो हो भी गया बच्चों। तो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, इसमें आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं इसका डायग्राम बच्चों। हुआ क्या है कि दरअसल एक ट्री था, तो ट्री आपका ऐसे खड़ा था कि सपोज ये तो खड़ा हुआ भाग है और ये इसके ऊपर का भाग है ऐसे। तो क्या हुआ, अचानक से आंधी आई या तूफान आया और उसके अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये टूट के आपका नीचे जमीन से टच हो गया ऐसे करके। अब टच होने के बाद इसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का एंगल बनाया बच्चों। तो ये और इस ट्री के फुट से और जहाँ पर इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो आपको बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट मतलब क्या है, आपको ये पूरी हाइट निकालनी है, खाली इतनी नहीं कि इसने नहीं बोला फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग ट्री, बचे हुए ट्री की हाइट नहीं निकाली, इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। तो एक काम करते हैं, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो और डी इसको मान लो। अब ट्री तो सीधा ही खड़ा होगा बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ए बी भी निकालनी है और ए सी भी निकालनी है, क्योंकि ए बी निकलेगी तो खड़े हुए पेड़ की हाइट निकल जाएगी और ए सी निकलेगी तो टूटे हुए पेड़ की हाइट निकल जाएगी। तो अब जब
खड़े हुए पेड़ की और टूटे हुए पेड़ की दोनों हाइट निकल जाएंगी और उनको प्लस करेंगे, तब जाके पूरे पेड़ की हाइट आएगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो सबसे पहले ये 90 के सामने वाला ये तो आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा भाई। अब थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बची हुई चीज़ आपका बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं हम। तो पहले क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी हमको निकालना है और बी सी हमको दिया हुआ है। मैंने बताया था जो चीज़ निकालनी है ऊपर और जो चीज़ दी हुई है वो नीचे। अब ए बी क्या है बच्चों, आपका परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है, आपका बेस है। तो पी बाय बी लग जाएगा आपका। अब पी बाय बी हम जानते हैं, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले चेन्नई सुपर किंग्स। इसके हिसाब से पी बाय बी किसका रेशो होता है, आपके 10 का रेशो होता है। तो यानी यहाँ क्या लग जाएगा आपका 10:30। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ए बी मुझे फाइंड आउट करना है और बी सी की वैल्यू 8 है। अब पी बाई बी लिखने की जरूरत नहीं है और ये वाला इजिकल्स टू इधर आ जाएगा। और 10:30 की वैल्यू क्या होती है, तो टेबल देखोगे बच्चों, तो 10:30 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/√3। तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/√3। अब मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 8 डिवाइड में इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/√3 मल्टीप्लाई 8। तो ए बी आपका हो जाएगा, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आ जाएगा, 8/√3 मीटर। तो ये आपके ए बी की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब एक और बार इसी ट्राइंगल में लेते हैं। अब कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन, एक बार फिर से ए बी सी ट्राइंगल में लेते हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे ए सी फाइंड आउट करना है और मुझे क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो बी सी मुझे दिया हुआ है। तो ए सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूस और बी सी क्या है आपका बेस बच्चों। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर और जो चीज़ दी हुई है वो नीचे। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस बच्चों आपका सेक होता है। ठीक है, एच अपॉन में बी आपका सेक होता है, क्योंकि ये वाला जो एस है ये आपके सेक को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, सेक, और थीटा अपना क्या है 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ए सी मुझे फाइंड आउट करना है, बी सी मेरा 8 मीटर दिया ही हुआ है और एच अपॉन में बी लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो ये वाला इजिकल्स टू इधर आ जाएगा और सेक 30। तो बच्चों सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, आप देखोगे सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। तो अब सेक 30 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2/√3 लिख देंगे। अब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ए सी को अकेला करना पड़ेगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी आपका 2 8 जा 16 और अपॉन में √3 मीटर। तो ये आपके ए सी की भी वैल्यू आ गई। अब तो ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, अब इसने बोला था कि हाइट ऑफ द ट्री निकालो, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, ए बी आपके खड़े हुए पेड़ की हाइट थी जो अभी भी खड़ा है आंधी आने के बाद भी, और ए सी आपके टूटे हुए पेड़ की हाइट थी जो आंधी आने के कारण टूट गया था बच्चों। तो इसलिए हम यहाँ पर ए बी प्लस ए सी लिख देंगे कि खड़ा पेड़ प्लस टूटा पेड़, इन दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे तो हमारे ट्री की जो टोटल हाइट है वो आ जाएगी बच्चों। तो ए बी की वैल्यू क्या आई है आपकी, 8/√3 आई है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू क्या आई है, 16/√3। तो बच्चों आप यहाँ क्या लिख दोगे, 16/√3। अब दोनों के नीचे ही √3 है तो एक ही बार ले लो बच्चों √3, ऊपर 8 + 16 लिख लो। अब 8 और 16 को जोड़ोगे तो 24/√3 मीटर आपके ट्री की हाइट आ जाएगी। बट अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, क्यों,
क्योंकि हम मैथ्स में कभी भी फाइनल आंसर के साथ अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो अंडर रूट थ्री को रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री से ऊपर अंडर रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 के अंडर रूट थ्री से होगी तो बच्चों 24 अंडर रूट थ्री आ जाएगा, और अंडर रूट थ्री के अंडर रूट थ्री से होगी तो 3 आ जाएगा। तो बेटा 3 8 जा आपका 24 होता है, तो 3 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपका जो आंसर है वो 8 अंडर रूट 3 मीटर आएगा। तो बच्चों देयरफॉर आपके ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, 8 अंडर रूट 3 मीटर, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो आप एक बार इस पर नजर मार लो पूरे क्वेश्चन पर बच्चों। तो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमसे कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करती है, बच्चों के लिए झूला लगाना चाहती है स्लाइड वाला। आपने देखा होगा और काफ़ी बच्चों का फेवरेट भी होगा। तो स्लाइड वाला झूला लगाना चाहती है वो, और 2 एज कैटेगरी में लगाना चाहती है। 5 साल के बच्चों के लिए तो वो चाहती है कि 1.5 मीटर का झूला हो, जो कि 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो, और बड़े बच्चों के लिए वो चाहती है कि जो झूले की जो ऊंचाई हो वो 3 मीटर हो और 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो ग्राउंड से। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, कहता है दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो चलो तो एक काम करते हैं, देखो पहले केस में वो बनाती है स्लाइड कितनी, 1.5 मीटर ऊंची हाइट वाली बनाती है, और ऐसे करके जो स्लाइड है वो कितने एंगल पर है आपकी, 30 डिग्री के एंगल पर है बच्चों। ठीक है, दूसरे वाले केस में वो थोड़ी हाइट को ऊंचा कर देती है, कहती है बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ी बड़ी स्लाइड दे दो। तो उसके लिए उसकी जो लंबाई है, बेसिकली यहाँ पर आपकी जो सीढ़ियाँ होती हैं, आप चल चल के जाते हो और फिर यहाँ से फिसल के आते हो, और इसकी स्लाइड जो है वो कितने एंगल पर है आपके, 60 डिग्री के एंगल पर है। तो दोनों केसेस में आपको स्लाइड्स की लेंथ गैस करनी है, यानी ये और ये फाइंड आउट करनी है। अब कुछ बच्चे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये याद रखना है कि जो इसने स्लाइड की हाइट रखी है, अब ये तो कभी हाइट हो नहीं सकती, तो यानी ये वाली चीज़ आपको 1.5 मीटर दी हुई है, और ये वाली चीज़ आपको 3 मीटर दी हुई है, और आपको ये वाली और ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपका ए बी सी। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ये तो बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, तो यानी यहाँ पे आपका 90 बनेगा, और पी क्यू आर इधर भी सीढ़ियाँ एकदम सीधी खड़ी होंगी, तो यहाँ पर 90 बनेगा। 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस, थीटा यहाँ पर है तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। सिमिलर इसके साथ भी थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये जो बच गई चीज़ बेस। तो अब क्या करते हैं, दोनों केसेस में हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी फर्स्ट केस में ए सी फाइंड आउट करनी है और सेकंड केस में पी आर फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो जो फाइंड आउट करना है ऊपर, जो चीज़ हमें दी हुई है, यानी ए बी दी हुई है, तो नीचे तो क्या हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है बच्चों, और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। तो अगेन लगाओ अपना वही सोना चांदी तोलो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, चेन्नई सुपर किंग्स। तो उस हिसाब से एच अपॉन में पी किसका रेशो होता है, कॉसेक का रेशो होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, कॉसेक, और ए बी सी ट्राइंगल में थीटा क्या है आपका, 30 डिग्री है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री बच्चों। तो ए सी मुझे फाइंड आउट करनी है, और ए बी कितनी दी हुई है, 1.5 दी हुई है, तो ए बी की जगह 1.5 लिख देंगे। एच अपॉन में पी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप टेबल में देखोगे बच्चों, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपकी
2/1 होती है, तो जिसे हम 2 ही ले सकते हैं। तो बच्चों अगर मुझे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 1.5 को इधर भेजना होगा। तो 1.5 अभी डिवाइड में है इधर, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 के साथ। तो 1.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0 आएगा, जिसको हम 3 मीटर भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर बच्चों हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर 5 years ओल्ड चिल्ड्रन क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली इसमें हमें क्या करना है, दूसरे वाले में भी यही चीज़ लगानी है। तो इन ट्राइंगल PQR लिखेंगे। अब अगेन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, PR फाइंड आउट करना है। और मुझे क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है। तो PR आपका हाइपोटेन्यूस है, PQ आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर अभी हमने बताया किसका रेशो होता है, कॉसेक का रेशो होता है। बट यहाँ पर अभी थीटा आपका 60 डिग्री है। ट्राइंगल PQR में आपका थीटा 60 है, तो यहाँ पर कॉसेक 30 नहीं, कॉसेक 60 यूज होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो PR आपको फाइंड आउट करना है। PQ आपका 3 है, ये 3 दिया हुआ है PQ, तो 3 लिख दिया यहाँ पे PQ की जगह। H अपॉन में P लिखने की जरूरत नहीं है, और ये इजिकल्स टू इधर आ गया। और कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू होती है आपकी बच्चों, देखोगे 2/√3। तो 2/√3 हमने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों मुझे PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 यहाँ डिवाइड में, इधर भेज दो इसे मल्टीप्लाई में। तो PR क्या हो जाएगा आपका 2 × 3/√3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6/√3। बट जैसा मैंने बताया कि फाइनल आंसर में कभी भी हम रूट को डिवाइड में नहीं छोड़ते हैं, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 6/√3, क्योंकि 6 की √3 से होगी तो 6/√3, और √3 की √3 से होगी तो 3। बच्चों 3 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बारी में। तो PR की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3 मीटर। देयरफॉर हम बोलेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो आपके स्लाइड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2/√3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर और बड़े बच्चों के लिए 2/√3 मीटर। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आप एक बार देख लो बच्चों इसे। जो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का ग्राउंड पर एक बिंदु से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से कितना है, जो कि 30 मीटर अवे है उस टावर के फुट से। तो क्या 30 मीटर अवे है उस टावर के फुट से, वो जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। थोड़ा मुझे पता है मैसी हो गया है, समझाता हूँ, देखो डायग्राम से समझो। पहली बात तो ये कि इसमें एक टावर है, ठीक है, ये तो पता लग ही गया होगा, और एक ग्राउंड पर एक पॉइंट भी है, ये भी पता लग गया होगा। तो ये जो ग्राउंड पर पॉइंट है, इससे टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है बच्चों, ये चीज़ है। और ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो बोलता है टावर की हाइट को फाइंड आउट कीजिए। तो टावर तो यही होगा, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि टावर तो एकदम सीधा ही खड़ा होगा ना बच्चों। और टावर क्योंकि एकदम सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। तो 90 के सामने वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, और जो बच जाती है चीज़ वो आपका बेस। तो ठीक है बच्चों, इसको मेंशन कर दो A B C।
तो अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी ए बी हमें फाइंड आउट करनी है तो वो ऊपर, जो चीज़ हमें दी हुई है बी सी हमें दी हुई है तो वो नीचे। तो ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर और बी सी क्या है आपका बेस। अब इतनी बार हमने कर लिया है तो हमें पता है पी बाई बी क्या होता है, 10 होता है। बट एक बार फिर से लिख देता हूँ, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले चेन्नई सुपर किंग्स। तो पी बाई बी आप देख सकते हो किसका, पी अपॉन में बी किसका रेशो होता है, 10 का रेशो होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 और थीटा क्या है आपका 30 है तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए बी मुझे फाइंड आउट करना है तो वो ऐसे ही, और बी सी की वैल्यू मुझे 30 दी हुई है तो वो ऐसे ही इक्वल्स टू 10 30। तो 10 30 की वैल्यू आप टेबल में देखोगे बच्चों तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ए बी मुझे फाइंड आउट करना है तो 30 या डिवाइड में इधर ले आओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 ऐसा ही नीचे का नीचे। फिर 1 की आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 ही आ जाएगा, और √3 ऐसे का ऐसे ही, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई 30 अपॉन में √3। और ए बी तो मेरा टावर था, है कि नहीं, तो देयर फोर, अच्छा मगर एक चीज़ और है, अंडर रूट को तो नीचे छोड़ नहीं सकते तो इसलिए रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। तो 30 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 30 √3 आ जाएगा, और √3 की √3 से होगी तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 से आपका 30 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बारी में, क्योंकि 3 10 जा 30 होता है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 √3 मीटर। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक टू द स्ट्रिंग। कहता है एक काइट जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पर सपोज काइट है और ये ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि यार ये ऐसे होना चाहिए, ये 60 मीटर होना चाहिए, कि भाई यूं है ना, काइट तो यहाँ उड़ रही होगी और डोरी ऐसे बन रही होगी तो वो ऐसे होना चाहिए। तो बच्चों देखो इसने क्या बोला है, हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट क्या होती है, हाइट कभी भी निकालनी होती है। अगर आपको किसी चीज़ की हाइट नापनी है तो आप उसको टेढ़ा करके हाइट नहीं नापोगे ना, आप उसको सीधा करके हाइट नापोगे। जैसे किसी बच्चे की, आपको सपोज किसी बच्चे की हाइट नापनी है तो उसको सीधा खड़े होने को बोलोगे ना, टेढ़े खड़े होके थोड़ी ना नापोगे। तो याद रखना जब कभी भी हाइट की बात आती है ना तो वो स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करना। तो यानी कि ये जो आपकी काइट है यहाँ पर है, और ये जो ज़मीन से इसकी दूरी है वो 60 मीटर है। तो ठीक है बच्चों, फिर कहता है द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये यहाँ पर आपकी काइट उड़ रही है सपोज, तो यहाँ जो इससे धागा बंधा हुआ है इस काइट से, उसको ज़मीन से इन्होंने एक पॉइंट पर बांध दिया है ऐसे करके। और बोलता है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो झुकाव है इस स्ट्रिंग का, या यूं कह लो ये जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग से वो 60 डिग्री बन रहा है। जो धागे से उसका मांझा है उससे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है बच्चों। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये मानते हुए कि इस स्ट्रिंग में, मतलब जैसे वैसे तो पतंग उड़ती है तो स्ट्रिंग जो मांझा है वो ऐसे करके जाता है सी शेप में, बट यहाँ पर ये मत मानो आप, ये मानो कि ऐसा कुछ झोल नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल सीधा धागा है आपका। तो इस धागे की, इस मांझे की लेंथ निकालनी है आपको। और तो फिर इसको भी एक बार ऐसे जोड़ ही देते, ये आपकी ज़मीन हो गई। और क्योंकि हाइट बोली थी तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मेंशनिंग देते हैं ए बी सी, हाइट बोला था तो हाइट तो एकदम सीधी होती है तो यानी यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये आपका एच है और ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये आपका पी है और ये आपका बी है।
ये 60 मीटर है, अच्छे से लिख देता हूँ 60 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है। तो बच्चों ए सी क्या है आपका, एच है, और ए बी क्या है आपका, पी है। तो हम बोलेंगे सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले चेन्नई सुपर किंग्स। तो एच अपॉन में पी, अगेन आपको पता लगेगा कि कॉसेक का रेशो होता है। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉसेक, और ये क्या है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हम 60 डिग्री ले लेंगे बच्चों। तो अब ए सी मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी मेरा 60 है तो 60 लिख दिया, और कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, आप टेबल में देखो, कॉसेक 60 की वैल्यू आपकी होती है 2√3। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2√3 लिख देंगे। अब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसको अकेला करना है, तो 60 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो ए सी क्या हो जाएगा, 2 × 60, और √3 नीचे ही है, ये ए सी हो जाएगा आपका 120 अपॉन में √3। बट जैसा मैंने बोला मैथ्स में √ में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते हम, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए। तो 120 की √3 से होगी तो 120 √3 हो जाएगा, और √3 की √3 से होगी तो 3 हो जाएगा। अब हमें पता है 3 से 120 40 टाइम्स में कट जाएगा, तो ए सी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 40 √3 मीटर। तो यहाँ पर ए सी हमारा क्या था, ए सी हमारे मांझे की लंबाई थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, तो वही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपके जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या हो जाएगी 40 √3 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, आप इसको देख लो अच्छे से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय माता दी।